फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एक फिर से नया प्रैक्टिस सेट। कल हमने जो है वो लगभग 54 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे, तो आज भी हम लगभग 30-40 जो है क्वेश्चंस जो है इसके अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा टेस्ट जो है वो पूरे ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको उत्तराखंड एलटी के नोट्स चाहिए या लेक्चरर के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा सेशन। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन्हीं की जो है हम बात कर रहे थे। अब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बेकार बकवास लग रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि वहाँ पर कुछ अलग सी चीज़ आने वाली है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 55 है हमारा कि गैर औपचारिक जो शिक्षा है उसका क्या निहितार्थ है। तो गैर औपचारिक शिक्षा यानी कि आपके नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है, तो आपको बताना है। पहला है कमजोर बच्चों को विद्यालय के समय के बाद शिक्षा देना। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करना। फिर नेक्स्ट है ऐसी शिक्षा जिसमें पाठ्यचर्या और समय को ऐसे बच्चों की आवश्यकता अनुसार बदला जा सके जो किन्हीं कारणों से विद्यालय में आने में असमर्थ हैं। और फोर्थ है असफल जो छात्र हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आप बताइए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ही वही होता है कि आपको क्या करना है, इस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार हो, बच्चे अपने अनुसार जब भी आए उनको किताबें प्रोवाइड की जाए और वो खुद ही जो है वो अपना पढ़ाई जो है वो करते रहें। ठीक है ना, जिस प्रकार से ओपन जो स्कूल्स होते हैं उसके अंदर की जाती है, तो ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मुक्त विद्यालय जो मुक्त विद्यालय जो प्रणाली है वो निर्धारित करती है। तो पहला है पाठ्यचर्या को निश्चित समय में पूरा करना। सेकंड है पाठ्यचर्या जो छात्रों की आवश्यकता से जुड़ी हो तथा जिसे वे अपनी गति के अनुसार पूरा कर सकें। फिर है पाठ्यचर्या को पूरा करने के लिए समय की कोई सीमा नहीं। और नेक्स्ट है औपचारिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या को ही मुक्त विद्यालयों में लागू करना। तो इसमें सबसे जो सुटेबल आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो छात्र हैं उनकी आवश्यकता अनुसार जब हम पाठ्यचर्या को चेंज कर पाते हैं तो वही क्या है, ओपन स्कूल का मतलब होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग है, उसके संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो पहला है छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाया जा सके। फिर है ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि छात्रों का पाठ्यचर्या का बोझ कम हो। सी है प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। और फिर है बहुत बहुत कम जो है वो शिक्षण करना। तो बताइए इसके अंतर्गत हमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहा है कि बहुत कम शिक्षण करना, सूक्ष्म शिक्षण का मतलब ये नहीं होता है बहुत कम शिक्षण करना, शिक्षण उसमें पूरा ही होता है, बल्कि उसका मतलब होता है कि छोटे जो है टॉपिक को लेकर छोटी छोटी चीज़ों को तोड़कर जो है वो पढ़ाना। ओके, तो ये होता है हमारा माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट है स्वायत्त जो विद्यालय है यानी कि ऑटोनोमस जो स्कूल होते हैं उनकी अवधारणा निम्न में से किस धारणा पर आधारित नहीं है। तो पहला है शिक्षक व छात्रों के पास शैक्षिक कार्यक्रम निश्चित करने संबंधी पूर्ण स्वायत्ता होगी। फिर है ऐसे विद्यालयों के छात्रों के लिए कोई पब्लिक परीक्षा नहीं होगी। फिर है विद्यालय के पास पूर्ण स्वतंत्रता होगी तथापि उसके छात्रों को प्रमाण पत्र देने संबंधी अधिकार नहीं होंगे। और नेक्स्ट है विद्यालय अपनी पाठ्यचर्या निर्धारित कर सकेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे सुटेबल आंसर इसका होगा ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ओ बी होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कोई परीक्षा नहीं होगी, तो ऐसा तो स्वायत्त विद्यालय हो या कोई भी विद्यालय हो उसमें इस प्रकार से नहीं हो सकता कि परीक्षा ना आयोजित की जाए। ओके, चलते हैं आगे। फिर है नेक्स्ट मुक्त जो विद्यालय है उनकी अवधारणा निहितार्थ है। मुक्त विद्यालय यानी कि ओपन स्कूल्स, तो उसमें क्या, इसमें से क्या चीज़ें होगी। तो फ्रेंड्स ये वही है जो अभी ऊपर पे आया था उसी को समझ लीजिए। तो ऐसा विद्यालय जिसके अंदर जो पाठ्यचर्या वो अटल नहीं है, यानी कि पाठ्यचर्या यानी जो करिकुलम है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो ओपन स्कूल्स कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो 1964, 72, 78 या 86। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है। 1978 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है ना। और ये कहीं कहीं पे 1979 भी दिया हुआ है, तो दोनों ही चीज़ें जो है वो सही है, क्योंकि इम्प्लीमेंट होते होते 1979 हो गया था, तो इस वजह से कहीं कहीं जिसका 1979 डेट है, और कहीं पर जो है वो ज़्यादातर किताबों में 1978 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 30 to 35 विद्यार्थी जो हैं वो अगर कक्षा में हो तो वो किस प्रकार से उपयोगी होता है। तो पहला है नियंत्रण रखने में आसानी होती है, फिर है सभी छात्रों सभी को शिक्षक प्रेरित कर सकता है, फिर है नेक्स्ट है छात्रों में मित्रता बढ़ती है, और लास्ट है कक्षा में एकता बढ़ती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब कम छात्र होंगे 30 से 35 जो कि मानक है, उसके अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट्स होंगे तो सभी जो छात्र हैं उन पर ध्यान देंगे और सभी को क्या करेंगे, मोटिवेट कर पाएगा टीचर। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे में किस चारित्रिक विशेषता का विकास करना है। तो आगे कार्यता है, विनोद प्रियता है, स्वावलंबन है और संवेदनशीलता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वावलंबन का जो है विकास करना विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस का सुझाव देंगे। औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, तो उसको आपने प्रभावी बनाना है, तो आप क्या इसमें सुझाव देंगे। औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ग्रहण करना, विभिन्नकृत पाठ्यक्रमों का उपयोग करना, 14 वर्ष की आयु के नीचे के छात्रों को प्रवेश पर रोक देना, या विषय वस्तु के शिक्षण हेतु कठोर समय सारणी को लागू करना। तो फ्रेंड्स जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जो जहाँ पर भी विभिन्नकृत की बात होगी यानी डाइवर्सिटी की बात होगी, तो वो ऑप्शन हमेशा सही माना जाए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है। ओके, चलते हैं आगे, नेक्स्ट है विद्यालयों का प्रवेश अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों को अभिप्रेरणा बनाए रखने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स इसका तो सीधा सीधा ऑप्शन फर्स्ट जो है दिख रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है विद्यालयों में शिक्षक की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। तो पहला है शिक्षकों पर कड़े नियंत्रण द्वारा, छात्रों की अनुनय विनय द्वारा, शिक्षकों के वेतन की वृद्धि द्वारा और शिक्षकों के दायित्व के बोध के द्वारा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों में उनके दायित्व का बोध, यानी उनको दायित्व का एहसास करवा के, ठीक है ना। चलते हैं आगे, विद्यालय अपना कार्य तभी पूरा कर सकता है जबकि वह समाज से अलग थलग हो, समुदाय से करीबी रिश्ता बनाए रखे, समुदाय के लोगों को प्रलोभन दे, या समाज की आलोचना करता रहे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय में बच्चों को भेजना चाहिए जिससे कि वे माता पिता से दूर हो जाएं, माता पिता से कार्य में मदद लेने के योग्य बने, समाज की जिम्मेदारी निभा पाने में निपुण हो, या विद्यालय की आय को बढ़ा सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें कथन लगता है वो क्या है कि वे समाज की में अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने योग्य बन सकें, ठीक है ना। तो इसलिए विद्यालय में बच्चों को भेजना चाहिए। फिर है इंटरनेट व कंप्यूटर की जानकारी बालकों को क्या बना देती है। तो इसका तो सीधे सीधा आंसर आप बता सकते हैं इसमें से, तो वो क्या करेगी, बच्चों में सूचनाओं की जो जानकारी है उसको वृद्धि करेगी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विद्यालय में आयोजन किस किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, छात्रों का मनोरंजन का अवसर मिलता है, अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, कुछ दिन आराम कर सकते हैं, या छात्रों को पुरस्कार का पाने का अवसर मिलता है। तो सबसे बेस्ट इसमें क्या है, यहाँ पर छात्रों को अपनी अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन का मौका मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट से आगे चलते हैं, प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है। इस कथन का अभिप्राय है कि शिक्षक को प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए, प्रकृति के माध्यम से मध्य शिक्षक स्वाभाविक रूप से पढ़ा सके, प्रकृति के नियमों के अनुसार छात्र सहज ढंग से सीखते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे इसका सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बच्चे जो हैं वो सहज रूप से ही सीखते हैं, तो यही जो है वो प्रकृति का नियम है। ओके, नेक्स्ट है यदि एक छात्र खेल के दौरान अपने साथियों के साथ झगड़ालू प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है तो आप उसका क्या उपाय करेंगे। तो पहला है उसे खेलों से वंचित करेंगे, फिर है विद्यालय से निष्कासित करेंगे, तीसरा है अंतिम चेतावनी देकर छोड़ देंगे, फिर है आक्रामक व्यवहार का उत्तम खेलों में स्थानांतरित करेंगे। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन डी ही है इसमें। ओके, जो हम क्या करेंगे उसके एग्रेसिव व्यवहार को ट्रांसफर ऑफ उसका लर्निंग करेंगे, उसको ऐसे खेल के अंदर डालेंगे जहाँ पर जैसे कि उसको बॉक्सिंग या
खो खो कबड्डी इस तरीके के खेलों के अंदर उसके उस व्यवहार का प्रयोग करेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, ज्ञानेंद्रियों यानी कि जो उसकी ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, उनको किस प्रकार से एक्टिव कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उनके समक्ष सामग्री रख कर निरीक्षण कराएंगे, उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य करवाएंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे या उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उनको हम क्या करेंगे, एक्टिव रखेंगे एक्टिविटी के माध्यम से। नेक्स्ट है एक शिक्षक अपने शिक्षण के समय कक्षा का वातावरण कैसा बनाए रखता है, मतलब उसको कैसा बनाए रखना चाहिए। तो पहला है शांतिपूर्ण, दूसरा है दमनकारी, तीसरा है सौहार्दपूर्ण और चौथा है स्वतंत्र। तो शिक्षण को जो है अपने कक्षा का जो वातावरण है वो सौहार्दपूर्ण जो है वो बनाकर रखना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है शिक्षा के साधन बच्चों पर या को, तो इस पर सही आंसर बताइए। शैक्षिक प्रभाव डालते हैं, पौष्टिक प्रभाव डालते हैं, हष्ट पुष्ट रखते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। आगे चलते हैं। शिक्षा के अनौपचारिक साधन बालकों के समक्ष स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करते हैं, कृत्रिम वातावरण प्रस्तुत करते हैं, परतंत्रता का वातावरण प्रस्तुत करते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा का औपचारिक साधन है, तो औपचारिक माध्यम इनमें से कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक आप जानते हैं, तो औपचारिक माध्यम कौन सा है इसमें, विद्यालय औपचारिक माध्यम शिक्षा का है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है विद्यालय का अनौपचारिक माध्यम यानी इनफॉर्मल माध्यम। तो इनफॉर्मल कौन सा है, खेल समूह है, विद्यालय है, टेलीविजन है या सिनेमा है। तो अनौपचारिक माध्यम इनमें कौन सा है, खेल समूह। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है शिक्षा का व्यावसायिक साधन है, तो कमर्शियल जो साधन है वो इनमें से कौन सा है, रेडियो। नेक्स्ट है शिक्षा का अव्यावसायिक साधन है, तो अव्यावसायिक साधन कौन सा हो जाएगा, खेल संघ या विद्यालय या सिनेमा या नृत्य गृह। तो फ्रेंड्स सबसे इसमें जो अव्यावसायिक साधन है उसके अंदर खेल संघ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है शिक्षा का निष्क्रिय साधन है, तो शिक्षा का निष्क्रिय साधन इनमें से कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पुस्तकालय। यानी इस निष्क्रिय साधन वो होते हैं जहां पर आप वन वे कन्वर्सेशन हो पाती है, यानी वहां पर आप पुस्तकों को जाकर आपको पढ़ना है, वो उनसे आप कुछ दोबारा से जो है पूछ नहीं सकते हैं, है ना। तो वो एक तरह से निष्क्रिय साधन माने जाते हैं। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स आज के जो है क्वेश्चंस। तो इतना ही है इस टेस्ट में, और आई होप आप लोगों को ये टेस्ट अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, अभी के लिए गुड नाइट।